हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो हमने लास्ट क्लास में प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा था, प्रोपोर्शनैलिटी देखा था, कंटिन्यूस प्रोपोर्शन देखा था। आज हम लोग शुरू करेंगे यूनिटरी मेथड। ठीक, तो हेडिंग बनाएंगे यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो इसमें होता है कि कुछ ना कोई आइटम दिया हुआ हो या कोई यूनिट दिया हुआ, हम लोग उसका एक यूनिट का मतलब वैल्यू फाइंड करेंगे। कोई भी आइटम दिया हो, कितना भी दिया हो, तो हम एक यूनिट का निकालेंगे और फिर जितने यूनिट हमें निकालना है तो फिर हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे कि एक यूनिट का कोई वैल्यू आया, उससे आगे यूनिट कितना होगा वो मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। इसका हो जाएगा। इसमें क्या कहते हैं, इन दिस मेथड सबसे पहले एट फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ one unit and then we find the value of required number. Required number of units by multiplying the value of the value of one unit with the required number of units। इसका मतलब कि अगर कोई यूनिट दिया हुआ बहुत सारा, ठीक, हम उस एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। मतलब हमें एक्स यूनिट दिया हुआ है, इतने यूनिट है, ठीक, तो हम उस एक यूनिट में से एक यूनिट निकालेंगे, एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। और हमें निकालना है कि एक्स प्लस एन नंबर ऑफ यूनिट्स है, तो हमें एक्स प्लस एन को वो एक यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो मान लीजिए कि हमें दिया हुआ है कि 10 बनाना का प्राइस है ₹25, नहीं ₹50। कैलकुलेशन में ये होगा, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, तो 25 बनाना का प्राइस कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे। इसलिए हम पहले एक बनाना का प्राइस निकालेंगे। 10 बनाना का 50 है, एक बनाना का निकालेंगे, तो एक बनाना का अगर आएगा फिर उससे 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 1 बनाना इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, 50/10 इज इक्वल टू ₹5। एक बनाना का प्राइस आ गया 5। तो नाउ 25 बनाना कितना हो जाएगा, 25 बनाना इज इक्वल टू 5 × 25। तो प्राइस क्या हो गया, ₹125। तो ये हम ऐसे ये हो गया यूनिटरी मेथड। एक मतलब 10 बनाना का दाम 50 है, तो 25 का कितना हुआ, तो हम लोग निकाल लेंगे एक बनाना का, फिर उससे 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना भी आएगा वो हमारा 25 बनाना का प्राइस हो गया। अब ये होता है दो टाइप का, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, एक इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। तो शुरू करेंगे हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन से। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी दो क्वांटिटी, ठीक, और उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कब कहेंगे, जब एक का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो दूसरे का भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज या डिक्रीज होगा। मान लीजिए 1:2 है, अभी 1 का 3 हो गया, तो ये 1:2 यहाँ पे ये 6 होना चाहिए, सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हुआ।
ठीक है, तो इस पर लिख लेंगे टू क्वांटिटी are said to be directly proportional if the increase or decrease क्योंकि दोनों में कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, इन वन क्वांटिटी cause the increase or decrease in other quantity by same proportion. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल तो पहला एग्जाम्पल क्या हो गया कि मान लीजिए कि कॉस्ट ऑफ आर्टिकल है, मतलब कॉस्ट ऑफ आर्टिकल वो कब चेंज होता है, जब नंबर ऑफ आर्टिकल ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ कॉस्ट ज़्यादा होगा। ठीक, मतलब ज़्यादा आर्टिकल ज़्यादा कॉस्ट, कम आर्टिकल कम कॉस्ट। तो द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स varies directly with the number of article more article more cost, less article less cost, less articles less cost। ये तो पहला एग्जाम्पल। दूसरा हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ काम चल रहा है। ठीक, तो काम करने के लिए कौन चाहिए, नंबर ऑफ मेन्स या नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक, तो मान लीजिए वर्कर्स की संख्या हमने बढ़ा दिया, तो सेम टाइम में मतलब 2 दिन काम किए तो ज़्यादा वर्कर्स रहेंगे तो ज़्यादा काम करेंगे, कम वर्कर्स रहेंगे तो कम काम करेंगे। The work done varies directly with the number of men or workforce at work। ठीक है, तो more men at work more work done, in same time। ठीक है, अब लेस मैन हुए तो लेस वर्क डन इन दी सेम टाइम। और यहाँ पे ये भी है कि ज़्यादा आदमी रहेंगे तो जल्दी काम खत्म होगा, कम आदमी रहेंगे तो ज़्यादा काम खत्म होगा। ये इन्वर्स का भी एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक, तो अब देखते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन।
तो ये जो वर्कर वाला एग्जाम्पल है वो डायरेक्ट और इनवर्स दोनों में काम आएगा। ठीक है, तो इसमें है कि जो क्वांटिटी है दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली कनेक्टेड है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला कम होगा। तो एग्जाम्पल वही हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन साइड पर काम चल रहा है, ज़्यादा आदमी है तो जल्दी काम खत्म होगा, कम आदमी है ज़्यादा टाइम लगेगा। तो टू क्वांटिटीज आर said to vary inversely if the increase or decrease in one quantity cause the decrease or increase in the other quantity। by the same proportion। एग्जाम्पल देख लेंगे, तो एग्जाम्पल वही हो जाएगा वर्क फोर्स वाला। द टाइम टेकन टू फिनिश ए वर्क varies inversely to the number of men at work। तो more men at work less time taken to finish the same work, to finish the same work। ठीक, less men at work, more time taken to finish the same work। अगर लोग ज़्यादा रहेंगे तो काम जल्दी खत्म होगा, लोग कम रहेंगे तो काम लेट से खत्म होगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा थ्योरी। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, इफ 6 notebook cost ₹45, how much would 8 notebook cost। ठीक है, तो 6 का 45 है तो 8 का निकालना है। ठीक है, तो मोर नोटबुक मोर कॉस्ट, लेस नोटबुक लेस कॉस्ट, मोर नोटबुक्स
मोर को ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। लेस नोटबुक लेस कॉस्ट, तो कितना नोटबुक का क्या है, नोटबुक और यहाँ पे हो गया कॉस्ट। ठीक, तो 6 नोटबुक क्या कॉस्ट है 45, तो एक का क्या दाम होगा 45/6, और ये पूरा डिविजिबल नहीं होगा, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक, नहीं तो 3 से भी कर सकते थे, 15/2 हो जाता, फिर इसको अभी ऐसे ही छोड़ दिया। तो हमें अब कितना पूछा है 8, तो 8 नोटबुक है, तो इसमें 8 का तो 6 का तो ये आ गया, मतलब 1 का ये आ गया, ये 6 का ये था, 1 का ये था, तो 8 का क्या होगा, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 45/6 इंटू 8, तो ये हो गया 2, ये हो गया 15, ये हो गया 4, तो क्या हो गया यहाँ पे ₹60। तो 8 नोटबुक का दाम क्या हो गया ₹60। हेंस 8 notebooks cost ₹60। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2 क्या है, इफ 45 students can consume a stock of food and put in 2 months, find for how many days the same stock of food foods will last for 27 students। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यह इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल देखिए, फूड लिमिटेड है, इतना ही है, अब फूड इतना ही है, लोग अगर बढ़ेंगे तो फूड जल्दी ख़त्म होगा, लोग अगर कम होंगे तो फूड ज़्यादा दिन चलेगा। अब मान लीजिए 50 यूनिट फूड है और 50 लोग एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, और यही अगर मतलब 100 लोग हैं तो आधा दिन लगेगा, तो हिसाब से, और यही 10 लोग हैं तो आधा दिन चल जाएगा, मतलब लोग कम होंगे तो दिन ज़्यादा दिन चलेगा, लोग ज़्यादा होंगे तो कम दिन चलेगा। तो किसका एग्जाम्पल है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है, मतलब मोर स्टूडेंट लेस डेज and less student more days। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे क्योंकि स्टूडेंट से कंपेयर करना है, यहाँ पे डेज लिखेंगे कि कितने दिन चल रहा है। तो क्या दिया था 45 स्टूडेंट्स का कितने दिन चल रहा है 2 मंथ, 2 मंथ को क्या लिख सकते हैं 60 डेज। तो एक स्टूडेंट का कितना चलेगा 60, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 45। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों है, क्योंकि ये इन्वर्स का है, इन्वर्स का है तो यहाँ पे हमें लगेगा, क्योंकparce मान लीजिए 50 यूनिट खाना है, मतलब 90 यूनिट खाना है, 45 स्टूडेंट को
अपना मतलब चल रहा है, एक दिन में 2-2 खा ले, तब ये एक स्टूडेंट को घर पे खाना खाना है तो फिर 45 दिन में हो जाएगा, क्योंकि इतने दिन का खाना है। या तो उसको ऐसे देखिए कि 60 दिन खा रहे हैं, 45 दिन तो खाना कितना होगा 60 × 45, तो 45 दिन 60 दिन खाए एक स्टूडेंट तो पूरा खाना खाने में तो 60 × 45 डेज ही लगेगा, क्योंकि खाना भी तो है। तो अगर स्टूडेंट 27 होगा तो क्या हुआ, जितना खाना है उसको डिवाइड कर देंगे 27 से, तो उतने दिन चलेगा। तो मतलब हो गया 60 × 45 डिवाइडेड बाई 27, पहले 3 से 9 20, फिर इसको जाएगा 3 और ये है 15, फिर 3 से 5, तो कितने हो गए 100 डेज ये खाना मतलब चलेगा। यही अगर खाने की क्वान्टिटी दिया रहता है 45 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो क्या हेंस फूड विल लास्ट फॉर 100 डेज। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पे इन्वर्स का रहेगा तो आपको यही तरीका है, मतलब और डायरेक्ट में रहेगा तो ऐसे करना है। अब यहीं पे स्टूडेंट और डेज या डेज और फूड रहता कि 45-60 दिन में 300 यूनिट फूड खत्म हो रहा है, एक दिन में कितना यूनिट खत्म हो रहा है, तो 300/60। यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ डेज कम हो रहा है पर क्वांटिटी कम नहीं हो रही खाने वालों की, यहाँ पे खाने वालों की क्वांटिटी कम हो रही है। तो अगला जाएंगे, ए मैन working 8 hours a day takes 5 days to complete a project. How many hours a day must he work to complete it in 4 days? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टाइम ज़्यादा लगेगा तो काम कम होगा, मतलब काम जल्दी खत्म होगा। टाइम कम देगा तो टाइम मतलब काम लेट से खत्म होगा, मतलब मोर डेज लेस आवर्स, लेस आवर काम कर रहा है, और अगर लेस डेज लग रहा है तो मोर आवर काम कर, ज़्यादा टाइम काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि 8 दिन मतलब 8 घंटे पर डे के काम कर 5 दिन का काम है, तो टोटल वर्क कितना कर रहा है वो निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क के लिए क्या करना है 8 × 5, ठीक। कि मान लीजिए 5 दिन में 8 घंटे काम करके खत्म किया, अगर इसको एक दिन में खत्म करना हो तो कितने घंटे काम करना पड़ेगा वो, और फिर 4 दिन में ख़त्म करना है तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डेज, यहाँ पे लिखेंगे आवर्स। तो 5 दिन में काम खत्म हुआ, कितने घंटे काम किया 8 आवर। अगर यही काम एक दिन में ख़त्म करना तो कितने घंटे काम करना पड़ता है 8 × 5, जो कि पॉसिबल इसमें है नहीं, बट सॉल्व करना है, ठीक है। तो टोटल 40 घंटे इसको काम करना होगा, और यही 4 दिन में ख़त्म करना है तो 40 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू
10 आवर्स अ डे इसको काम करना है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा यूनिटी मेथड। अब आते हैं वेरिएशन पे। तो वेरिएशन क्या है? वेरिएशन मेथड मतलब कि दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहे, और मतलब ऐसा कि एक चेंज हो तो दूसरे को क्वांटिटी को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो टॉपिक वेरिएशन मतलब दो से ज़्यादा क्वांटिटी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और अगर एक चेंज हो रहा है तो दूसरा चेंज होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए इंसान का सैलरी मतलब काम कर रहा है, सैलरी बढ़ गया तो उसके खर्चे या बचत भी चेंज होंगे। खर्चे उतना ही रह रहा तो बचत बढ़ेगा ही, जब बचत कम कर रहा तो खर्चा बढ़ेगा। ठीक, तो व्हेन टू और more quantities when two or more quantities are dependent upon each other, and then if any of them, one of them is changed, कोई एक चेंज हो गया, the other डिपेंडेंट, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। क्वांटिटी इज ऑल्सो चेंज। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के तौर पे कर देखेंगे। तो मान लीजिए कि सैलरी ऑफ पर्सन इंक्रीज हुआ तो उसका खर्चा या बजट इंक्रीज होगा। When the salary of a person increases, then its saving or expenditure also increases। तो ये तो पहला एग्जाम्पल। दूसरा मगर देखिए कि अगर मान लीजिए कोई होटल है या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, वो और इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, होटल मतलब गेस्ट होटल में और हॉस्टल में स्टूडेंट, तो जहाँ वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं रोज बदलेंगे और उनका खर्चा भी बढ़ेगा। ठीक, when the number of guests in a hotel or number of students in a hostel or number of employees changes, मतलब इसमें कुछ भी चेंज होगा तो जो हॉस्टल है, होटल है या कंपनी, उनका खर्चा एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो उनको भी तो ध्यान देना है, तो उसके लिए खर्चा बढ़ जाएगा। तो देयर रेस्पेक्टिव इन expenses increases।
ठीक है। और इसका भी दो तरीका होता है, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, तो हम आते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे, मतलब डायरेक्ट वेरिएशन पे। डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट और इनवर्स, इसमें जैसे प्रोपोर्शन था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, लास्ट टॉपिक यूनिटरी मेथड में, इसमें है डायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या है, क्या क्वांटिटी ए है, ठीक है, अगर वो चेंज होता है, अगर वो इंक्रीज हुआ तो बी भी इंक्रीज होगा, अगर ए इंक्रीज नहीं हुआ तो बी भी नहीं होगा, बट ये एक कोई खास प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं होगा, ये रैंडमली इंक्रीज होगा, मतलब जितने नंबर ऑफ कुछ बढ़ेगा उसके कंपेयर ये इंक्रीज या डिक्रीज होगा। एक क्वांटिटी ए is said to vary directly if the increase or decrease in B yields increases or decreases. In A, but not in proportion. ठीक है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरे पे असर पड़ेगा, तो इट कैन बी एक्सप्रेस एज, it is expressed as कैसे एक्सप्रेस होगा, मान लीजिए कि है ए इज मान लीजिए ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तब प्रोपोर्शनल हटाने के लिए ए इक्वल टू के इंटू बी। यहाँ पे के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट, ठीक है, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बाई बी। तो अब आते हैं इनवर्स पे। तो इनवर्स वेरिएशन क्या है, इनवर्स वेरिएशन, तो इनवर्स वेरिएशन क्या है कि अगर मतलब ए या बी इंक्रीज हुआ तो उसके अपोजिट बी और ए डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, पर वहाँ भी सेम प्रोपोर्शन में नहीं होगा। एक क्वांटिटी ए इज said to vary inversely if the increase or decrease in B yields decrease or increase in A, but not in same proportion. It is expressed as A is inversely proportional to B. This implies A is equal to K by B, नहीं K into B, नहीं एक नहीं, हाँ 1 by B है ना, तो K by B,
और k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी, फिर k इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी वेरिएशन कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो इसका नोट बना लेते हैं। तो नोट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि मान लीजिए क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ये इन्वर्सली वेरिएबल है, तो वहाँ पे हमें मान के चलना है कि अगर इन्वर्सली मेंशन नहीं है तो डायरेक्टली वेरिएबल होगा, ठीक। इफ इट इज नॉट मेंशन्ड that a particular quantity is inversely variable, then it means the given quantity is directly variable। ठीक है, अभी दूसरा नोट हो गया क्या, कि अगर क्वांटिटी मतलब एक साथ मतलब दो क्वांटिटी तीन क्वांटिटी कंपेयर कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों डायरेक्टली हो या दोनों इन्वर्सली हो। एक डायरेक्टली भी वेरिएबल हो सकता है और एक इन्वर्सली भी हो सकता है, ठीक। जैसे कि एक क्वांटिटी sometimes vary jointly, that is directly on any quantity and inversely on another quantity। एग्जाम्पल पे अगर देखें कि A is directly proportional to B and A is inversely proportional to C, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट मीन्स A is directly proportional to B by C, तो इसको क्या कर सकते, A इक्वल टू K इंटू बी बाई सी। पर ये तो एक तरीका हो गया। मान लीजिए कि अर्थ से डायरेक्टली इन्वर्स हो या इन्वर्सली हो, दोनों क्वांटिटी को। हियर नहीं, ऑल्सो इट कैन vary as only directly or indirectly, inversely as more than one quantity। अब जैसे कि एग्जाम्पल में देखें कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B इंटू सी, तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू KBC। और अगर A इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B एंड C, तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू K बाई B, क्योंकि कभी डायरेक्टली भी हो सकता है सारी क्वान्टिटी पे, इन्वर्सली भी हो सकता है। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल 1, ठीक, तो क्या है, A varies directly as B and inversely
as C. A is 12 when B is 6 and C is 2. ठीक, what is the value of A when B is 12 and C is 3? तो A डायरेक्टली वेरी मतलब डायरेक्टली वेरी करता है B से और इन्वर्सली C से। A का वैल्यू 12 है तो B का 6 है और C का 2 है, तो तब A का वैल्यू क्या होगा जब B 12 है और C 3 है। तो A is directly B to B and A is inversely to C। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं A is directly to B by C और A is equal to KB by C when A is equal to 12, B is equal to 6, C is equal to 2, then 12 is equal to K into 6 by 2, तो 3 ठीक है, K is equal to 4, ये 3 चला गया 3 और 3 से ये गया 4, K की वैल्यू आ गई 4। तो अगेन फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो A is equal to K B by C, तो A is equal to 4 इंटू B का वैल्यू क्या है 12 और ये C का क्या है 3, तो ये गया 4, तो A का वैल्यू आ गया 16। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए कॉइन, द वैल्यू ऑफ ए कॉइन varies directly to the square of its radius. When its thickness is constant. The radius of a coin is 1.5 centimeters and its value is rupees 2. What will be the radius of coin? What will be the radius of a coin if its value is ₹5? ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो वैल्यू है कॉइन का वो डायरेक्टली वैरी करता है स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, अपने रेडियस का स्क्वायर से वैरी करता है, और इसकी जो थिकनेस है वो कांस्टेंट। तो रेडियस कितना है 1.5 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू क्या है 2। तो रेडियस कितना होगा जब इसकी वैल्यू 5 होगी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ वैल्यू को हम लोग v मान लेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं v इक्वल टू के आर स्क्वायर। ठीक, तो v क्या है यहाँ पे वैल्यू 2 दिया हुआ है, इज इक्वल टू के का वैल्यू नहीं है, रेडियस क्या है 1.5 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ से अगर हम देखें तो k इज इक्वल टू 2/15 का स्क्वायर होता है 225 का, एक के बाद पॉइंट है तो स्क्वायर में 2 के बाद पॉइंट हो जाएगा, ये हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो k इज इक्वल टू 8/9 आएगा। ठीक है, क्योंकि हटाएंगे तो ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं
2 के बाद है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, तो 25 से जाएगा 8/9। अगेन v इक्वल टू के आर स्क्वायर, तो वैल्यू निकालना है। के क्या दिया है 8/9 और रेडियस क्या है, नहीं v दिया हुआ 5, रेडियस हमें निकालना है। ठीक, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 × 9/8, तो आर हो गया हमारा ये हो जाएगा हमारा 3² / 2² × 5/2 अंडर रूट में, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 9 × 5 हो गया और 2 का 4, 4 × 8 हमने तोड़ दिया। तो आर क्या हो जाएगा 3/2 × 5/2 अंडर रूट। तो यहाँ से 3/2 1/5 इक्वल टू अंडर रूट 2.5। तो ये वैल्यू होता है 1.5 × 1.6। तो रेडियस क्या आ गया 2.4 सेंटीमीटर, हमारा आंसर आ गया 2.4। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग एजेस पढ़ेंगे, प्रॉब्लम ऑन एज और पार्टनरशिप के बारे में देखेंगे, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, तो तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को वीडियो लाइक कर दें। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, और यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।